स्टीफन किंग की वो विशालकाय नॉवेल इट। आज हम इसी दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है, पन्नों का महाकाव्य, डर, दोस्ती और पेनीवाइज, वो इस कहानी पर एक खास नज़र डालता है। और हमारा मकसद है सिर्फ कहानी बताना नहीं, बल्कि उस स्रोत से वो गहरे मतलब निकालना जो शायद पहली नज़र में नज़र ना आए। बिल्कुल। और ये किताब, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक डरावनी कहानी तो है ही नहीं। स्टीफन किंग खुद इसे अपनी सबसे जरूरी रचनाओं में से एक मानते हैं। हाँ, 1100 पन्ने और 2 अलग-अलग टाइमलाइन, बचपन और फिर बड़े होने के बाद की, ये अपने आप में काफी बड़ा काम है। सही कहा। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ लंबाई नहीं है, गहराई है। कहानी का सेंटर है डेरी मेन, एक काल्पनिक शहर, एक ऐसी जगह जो ऊपर से तो शांत दिखती है, पर अंदर ही अंदर वो सड़ रही है। स्रोत कहता है कि डेरी सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि खुद एक कैरेक्टर है। अच्छा, कैरेक्टर कैसे? एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी आंखों के सामने होते जुल्म को अनदेखा करना चुनता है। हर 27 साल में वो भयानक शक्ति जागती है, बच्चे गायब होते हैं और शहर शहर जैसे आंखें मूंद लेता है। ये तो डरावना है। और कहानी की शुरुआत, वो जॉर्जी और कागज की नाव वाला सीन, वो तो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। स्रोत उसे सिर्फ एक हॉरर सीन की तरह नहीं देखता। सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से वो पूरी नॉवेल की नींव है। जॉर्जी की वो मासूमियत और पेनीवाइज की वो क्रूरता का पहला आमना सामना, ये दिखाता है कि बुराई कितनी अचानक, कितनी बेरहमी से हमला कर सकती है। और वो क्लाउन का रूप। हाँ, वो क्लाउन का रूप भी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। स्रोत कहता है कि ये बच्चों के भरोसे का फायदा उठाने का तरीका है। क्लाउन एक दोस्त बनकर आता है और फिर वो भयानक हमला। यहीं से बिल डेनब्रो की कहानी शुरू होती है ना? अपने भाई की मौत का बदला लेने का उसका इरादा। बिल्कुल। और यही चीज उसे बाकी 6 बच्चों से जोड़ती है, बेन, बेवली, रिची, एडी, माइक और स्टैन। और वो सब मिलके बनाते हैं द लूजर्स क्लब। नाम में कितनी अजीब बात है। सही कहा आपने। और स्रोत इस लूजर्स लेबल पर एक बहुत दिलचस्प बात कहता है कि समाज की नज़र में वो शायद हारे हुए थे। कोई मोटा है, कोई अकलाता है, किसी के घर के हालात खराब हैं, कोई यहूदी, कोई अश्वेत, किसी को दमा है। लेकिन स्रोत का तर्क है कि उनकी यही जो बाहरी कमजोरियां थीं या उनका अलग थलग होना, वही उन्हें उस बुराई को देखने और महसूस करने की ताकत देता है जिसे बाकी शहर देख ही नहीं रहे। अच्छा, उनकी सेंसिटिविटी ही उनकी ताकत बन जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। उनकी संवेदनशीलता। ये तो सोचने वाली बात है। और पेनीवॉइस, वो हर किसी को अलग रूप में क्यों दिखता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इसे पेनीवाइज की सबसे खतरनाक चाल बताता है। वो कोई एक शक्ल वाला दानव नहीं है। वो आपके मन में झांकता है, आपके सबसे गहरे, सबसे निजी डर को पहचानता है और फिर उसी का रूप ले लेता है। जैसे बेवर्ली को बाथरूम सिंक से खून बहता दिखता है। हाँ, जो उसके घर के माहौल और पिता के डर का प्रतीक है। एडी, जिसे बीमारियों और गंदगी से डर लगता है, उसे कोढ़ी दिखता है। स्टैन, जो लॉजिक और ऑर्डर में विश्वास रखता है, उसे एकदम अतार्किक, डरावनी चीजें दिखती हैं। बाप रे। स्रोत के मुताबिक किंग यहां दिखा रहे हैं कि डर कितना पर्सनल होता है और ये बुराई उसी पर्सनल डर को हथियार बनाती है। ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं है, ये एक अंदर की लड़ाई भी है। तो ये बच्चे जो इतने अलग अलग तरीकों से डरे हुए हैं, वो मिलकर सामना करने का फैसला कैसे कर पाते हैं? ये हिम्मत कहाँ से आती है उनमें? उनकी दोस्ती से। स्रोत कहता है कि उनकी दोस्ती सिर्फ साथ खेलना या टाइम पास करना नहीं है। ये एक जरूरत है, एक एक कवच जैसा है। जब वो अकेले होते हैं, पेनीवाइज उन पर हावी हो जाता है, लेकिन जब वो साथ होते हैं, उनका वो साझा डर और एक दूसरे का सहारा, वो उन्हें हिम्मत देता है। और फिर वो सीवर में उतरते हैं। हाँ, सीवर में उतरने का फैसला करते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है। सीवर, जो शहर के नीचे की गंदगी और अंधेरे का प्रतीक है, वही उस बुराई का ठिकाना भी है। और वहां उनका सामना होता है पेनीवाइज के उस विशाल मकड़ी वाले रूप से। वो सीन, क्या स्रोत उसे सिर्फ एक क्लाइमैक्स फाइट मानता है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत बताता है कि मकड़ी का रूप शायद पेनीवाइज का धरती पर सबसे करीबी फिजिकल फॉर्म है, लेकिन ये उसका असली चेहरा नहीं है। वो लड़ाई से फिजिकल नहीं थी। बच्चों का उसे घायल कर पाना, वो उनकी यूनिटी और उनके विश्वास की जीत थी। और वो खून का वादा? हाँ, वो खून का वादा। स्रोत उसे कहानी का सबसे अहम मोड़ मानता है।
वो वादा दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा है और वो समझते हैं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये बचपन के दौर का अंत था, लेकिन कहानी का नहीं। बिल्कुल, कहानी का नहीं। और फिर 27 साल बाद इतिहास खुद को दोहराता है। डेयरी में फिर बच्चे गायब होने लगते हैं। माइक हेलोन जो वहीं रह गया था, वो सबको वापस बुलाता है। ये वापसी कैसी होती है? क्या वो अब ज्यादा तैयार है? नहीं, मजे की बात यह है कि वो तैयार नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बड़े होने के बाद वो डेयरी और उन भयानक यादों को लगभग भूल चुके हैं। सच में? भूल गए। हाँ? वैसे कोई बुरा सपना हो। हाँ। जैसे ही उन्हें माइक का फोन आता है, डर वापस आता है, लेकिन यादें वो धुंधली हैं। डेयरी वापस आना उनके लिए सिर्फ एक शहर में लौटना नहीं है, बल्कि अपने दबे हुए अतीत और ट्रॉमा में वापस लौटना है। बाप रे। स्रोत कहता है कि किंग यहां दिखा रहे हैं कि हम यादों को कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो पूरी तरह कभी नहीं जाती, खासकर बचपन के गहरे सदमे। तो उनके वयस्क वाले डर भी लौट आते हैं? बिल्कुल। रिची को फिर वो अजीब गुब्बारे दिखने लगते हैं। हाँ। एडी को बंद जगहों से ऑर्डर लगने लगता है। हाँ। बेवरली अपने पुराने घर जाती है और उसे फिर वहीं खून दिखाई देता है। स्रोत इसे बहुत पावरफुल तरीके से दिखाता है कि बचपन के राक्षस बड़े होने पर भी पीछा नहीं छोड़ते, बस शायद उनका रूप बदल जाता है। उनके अडल्ट जीवन की जो समस्याएं हैं, जैसे बिल की पत्नी का डर, बेवरली का वो एब्यूजिव रिश्ता, वो कहीं ना कहीं उनके बचपन के डर से जुड़ी हुई हैं। ये तो काफी गहरा है। तो फिर वो दोबारा सीवर में उतरते हैं फाइनल मुकाबले के लिए। इस बार क्या अलग होता है? इस बार दांव पर सब कुछ लगा है। वो जानते हैं कि ये आर या पार की लड़ाई है, और इस बार उन्हें पेनीवाइज की और भी भयानक, मतलब कॉस्मिक रूप का अंदाजा होता है। कॉस्मिक? हाँ, स्रोत कहता है कि किंग यहां हॉरर को कॉस्मिक हॉरर के लेवल पर ले जाते हैं। ये बुराई सिर्फ डेयरी नहीं, बल्कि शायद यूनिवर्स जितनी पुरानी है, जिसका असली रूप समझना इंसान के दिमाग से परे है। और वो रिचुअल ऑफ चूड़, वो क्या चीज है? स्रोत उसे कैसे समझाता है? कोई असली रस्म है क्या? स्रोत उसे किसी ट्रेडिशनल रस्म की तरह नहीं देखता। वो इसे मन और विल पावर की, इच्छा शक्ति की परम लड़ाई कहता है। बिल, जो हमेशा शब्दों और हकलाहट से जूझता रहा, वो उस मेंटल जंग में लीड करता है। अच्छा। ये इमेजिनेशन, विश्वास और साहस की टक्कर है उस आदिम डर के खिलाफ। स्रोत के मुताबिक किंग यहां ये संदेश दे रहे हैं कि सबसे भयानक बुराइयों से लड़ने के लिए हमें सिर्फ फिजिकल हथियारों की नहीं, बल्कि अपने अंदर के विश्वास और कल्पना की ताकत की जरूरत होती है। और अंत में उनका पेनीवाइज का दिल निकालना, वो एक सिंबॉलिक जीत है, डर के सेंटर पर हमला। और कहानी के आखिर में वो बाढ़, शहर का लगभग तबाह हो जाना, उसका क्या मतलब है? स्रोत उसे एक तरह का शुद्धिकरण, एक पर्जिंग की तरह देखता है। शुद्धिकरण? हाँ, जैसे बुराई के खत्म होने के साथ डेयरी के दशकों पुराने पाप, उसकी वो उदासीनता, उसकी अनदेखी, सब कुछ धुल गया। शहर को एक नई शुरुआत मिलती है। दर्दनाक सही, पर नहीं। ये सिर्फ बुराई का अंत नहीं, बल्कि उस माहौल का भी अंत है जिसने उसे पनपने दिया था। तो अगर हम किरदारों पर एक नजर डालें, स्रोत उन्हें कैसे देखता है? बिल, बेवरली, बेन, रिची, एडी, माइक, स्टैन। स्रोत हर किरदार को बहुत मल्टी डिमेंशनल मानता है। बिल सिर्फ बदला लेने वाला हीरो नहीं है, वो गिल्ट और जिम्मेदारी के बोझ से भी दबा है। बेवरली सिर्फ विक्टिम नहीं, वो आखिर तक लड़ने वाली सर्वाइवर है। बेन के शर्मीलेपन के पीछे गहरी लॉयल्टी और इंटेलिजेंस है। और रिची का मजाक? हाँ, रिची का मजाक उसके डर का कवच है। एडी की चिंता के पीछे हिम्मत छुपी है, जो आखिर में दिखती है। माइक ग्रुप की मेमोरी है, जो अतीत को भूलने नहीं देता। और स्टैन, जो इतना लॉजिकल है, उसका टूटना दिखाता है कि कुछ डर तर्क से परे होते हैं। सही बात है। स्रोत कहता है कि ये किरदार इतने असली इसलिए लगते हैं क्योंकि उनमें अच्छाई और कमजोरी दोनों हैं। और पेनीवाइज, क्या वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है? स्रोत उसे डर का आर्केटाइप मानता है, मतलब डर का मूल रूप। वो सिर्फ बच्चों को डराता नहीं, वो उनके डर को खाता है, उससे पलता बढ़ता है। उसका क्लाउन रूप, मकड़ी रूप या दूसरों के डर का रूप लेना, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी, खासकर बच्चों की गहरी समझ दिखाता है। स्रोत कहता है कि पेनीवाइज इसलिए इतना भयानक है क्योंकि वो बाहर से ज्यादा हमारे अंदर के डर पर हमला करता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? स्रोत के मुताबिक इस कहानी के सबसे बड़े सबक क्या हैं? पहला और सबसे साफ है, डर पर हिम्मत की जीत, लेकिन ये हिम्मत अकेले नहीं आती। दूसरा सबक है दोस्ती की ताकत। स्रोत कहता है कि लूजर्स क्लब की दोस्ती ही उनका सुपर पावर है। उनकी एकता उस बुराई को हरा पाती है जिसे पूरा शहर नहीं हरा सका। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे गहरा सबक,
बचपन की मासूमियत के खोने और यादों की परमानेंस के बारे में है। कहानी दिखाती है कि अतीत, खासकर दर्दनाक अतीत, कभी मरता नहीं। हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। ट्रॉमा को दबाने से वो खत्म नहीं होता। ये तो सच में सोचने पे मजबूर करता है। तो क्या स्रोत इस किताब को पढ़ने की सलाह देता है? जाहिर है कहानी तो मजबूत लग रही है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे एक जरूरी और प्रभावशाली किताब मानता है। अगर किसी को ऐसा हॉरर पसंद है जिसमें ड्रामा, इमोशन और गहरे साइकोलॉजिकल पहलू हो, तो ये उनके लिए है। किरदार यादगार है। हाँ, किरदार यादगार हैं। कहानी आपको बांधे रखती है और वो 2 टाइमलाइन में कहानी कहने का तरीका, वो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। हम किरदारों को बचपन और बड़े होने पर दोनों में देखते हैं, जो उनके विकास को समझने में मदद करता है। लेकिन क्या कुछ चेतावनियां भी हैं? 1100 पन्ने, ये तो है ही। बिल्कुल। स्रोत कुछ बातें साफ करता है। पहला, ये किताब बहुत लंबी है। इसे पढ़ने के लिए टाइम और कमिटमेंट चाहिए। दूसरा, इसमें कई सीन बहुत ज्यादा हिंसक, परेशान करने वाले और ग्राफिक हैं। खासकर बच्चों के साथ जो होता है वो काफी भयावह है। यह हर किसी के लिए नहीं है। सेंसिटिव पाठकों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ओके। और तीसरा, कहानी की विशालता के कारण बीच बीच में पेस थोड़ी धीमी लग सकती है, जब किंग डेरी के इतिहास या किरदारों की बैक स्टोरी में ज्यादा गहराई में जाते हैं। समझ गए। यानी ये एक दमदार अनुभव है, लेकिन आसान नहीं। एकदम सही। स्रोत इसे 5 में से 5 स्टार देता है और इसे हॉरर लिटरेचर का एक मील का पत्थर, एक मास्टरपीस मानता है। ये सिर्फ डराने वाली किताब नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों, रिश्तों और अपने अंदर के राक्षसों से लड़ने की कहानी है। ये दिखाती है कि सबसे अंधेरे कोनों में भी दोस्ती और हिम्मत की रोशनी मिल सकती है। तो अगर स्टीफन किंग को समझना है या हॉरर जॉनर की गहराई में जाना है, तो स्रोत के अनुसार इट एक अनिवार्य पड़ाव है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद स्रोत एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर विचार किया जा सकता है। क्या सवाल? ये किताब बचपन के डर और एडल्ट लाइफ की चुनौतियों में जो गहरा कनेक्शन दिखाती है, क्या वो सिर्फ कहानी है या ये हमारी अपनी जिंदगी का भी सच है? क्या हमारे बचपन के पेनीवाइज बड़े होने पर बस अपना भेस बदल लेते हैं और किसी नौकरी के स्ट्रेस, रिश्ते की उलझन या किसी अंदरूनी इनसिक्योरिटी के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं? अतीत के साए वाकई कितने लंबे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। वाकई एक गहरा सवाल छोड़ा है। आज की इस पड़ताल में इतना ही।